61 CDP का 61वां क्वेश्चन हम देखते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है नहीं है। अब तो आपके क्वेश्चन में सुटेबल कर दिया है कि अंडरलाइन मार दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होता था, पहले इसी में दिक्कत होता था। सब पॉजिटिव बनाता था, नेगेटिव दिया रहता था, गलत हो जाता था। रंगा जाएगा तो और गलत हो जाएगा। क्लिक वाला में थोड़ा सा ऑप्शन भी रहता है कि बदल लेंगे, लेकिन रंगा जाने वाला में तो आंसू पोंछते रहिए, खत्म गया। आपके सामने से एक क्वेश्चन चला जाएगा। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास निरंतर रूप से होता है। यही तो गलत है, यही तो है ऑप्शन। अपेक्षाकृत कहने का मतलब कि शुरुआत से चलते जा रहा है, 1 2 3। बच्चा पहले क्या होता है? पलटन करता है, उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है? रेंगता है, उसके बाद क्या होता है? एक चलता है, उसके बाद मतलब खड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है? चलता है। ये क्या अपेक्षाकृत चल रहा है ना। चलिए, तो ये कारण नहीं, तो यहाँ क्या आनुवांशिक विकास का एकमात्र कारण थोड़ी है, वातावरण भी तो है। खत्म हो गया। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? क्या करेगा? संज्ञानात्मक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, संज्ञानात्मक। आइए असर्सन देखिए, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य रीतियां ग्रहण करते हैं। बच्चों को समाजीकरण एक सरल एवं रेखीय प्रक्रिया। सही विकल्प चुने। इसमें से कौन सा हो जाएगा? हाँ, दोनों गलत है। औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य और रीतियां सीखेगा, समाज के द्वारा भी तो सीखता है। अब आइए, बच्चों को समाजीकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया। सरल रेखीय प्रक्रिया थोड़ी है, लीनियर नहीं ना है। क्या बोले? अच्छा, टैग वर्ड, वो तो केबल लगा हुआ है। कहाँ? यहाँ पे केबल लगा हुआ है। टैग वर्ड मात्र यही सब में, तो टैग वर्ड लेकर के चल जाइएगा। हाँ, तो लास्ट में वही उपाय, कैसो बैतरणी नदी पार कर जाना है बस। हम भी उसी का समर्थन कर रहे हैं कि लास्ट में कैसो बैतरणी नदी पार कर जाना है, और लास्ट में हम टैग वर्ड डाल देंगे, दे देंगे। या तो आप कलेक्ट किए होंगे टैग वर्ड, क्वेश्चन बना रहे होंगे तो टैग वर्ड कलेक्ट किए होंगे, तो ठीक है, रखिए, लास्ट टाइम रखिए। जैसे भी हो, जैसे चल जाए। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? क्या करता है? समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, अपने संतुलन की स्थिति लाने के लिए। समझ रहे? सॉरी। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग, आप किसी चीज की परिकल्पना कर लेते हैं, यानी आपकी थॉट मूर्त है, आपकी मूर्त थॉट बनी हुई है, उस आधार पे आप भविष्य के बारे में एक परिकल्पना बना लेते हैं। ये क्या हुआ? एक परिकल्पना नियम बना लेते हैं, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। समझ आया ना? क्वेश्चन आता है। आइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रिया, ये क्या हो जाएगा? संवेदी, रिफ्लेक्स एक्शन उसी में होता है। आइए, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि इसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए, ये क्या होगा? क्यों? क्यों? क्या है? जरूरत है। ये कैसे, कैमा अवस्था? ये कैमा अवस्था? हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए
क्योंकि इसे ज़रूरत है नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत। 8 वर्ष का बालक है। अब यहाँ समझिए, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुक्ता खत्म हो गया। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुक्ता ये भी खत्म हो गया। कानून और व्यवस्था अभिमुक्ता ये भी खत्म हो गया। अब कहिए कि कैसे खत्म हुआ मैडम, इसके बारे में तो जान रहे हैं। इसमें नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है, उसका कंट्रोल क्या होता है। हाँ, इसमें जो आंसर है यही है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुक्ता। यानी कहने का मतलब है कि उसको ज़रूरत था इसलिए ऐसा काम कर लेना चाहिए था। अब कहता अच्छा लड़की अच्छा लड़का में करे, कहता नहीं कहता, क्योंकि ये वहाँ पर क्वेश्चन क्या रहता कि नहीं चुराना चाहिए। कानून एवं व्यवस्था कहने का मतलब है कि कानून के निगाह में क्या है, चोरी करना गलत है, तो ये खत्म हो गया। ये दूसरी अवस्था है और ये भी क्या है, दूसरी अवस्था है। ये दोनों दूसरी अवस्था है और ये दोनों पहला अवस्था है। पहला अवस्था में ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझ गया। अवस्था नहीं स्तर है। ले वायगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता होगा तो सोचते होंगे कि काश 30 क्वेश्चन वैसा ही रहता। हाँ, 30 में 31 आ जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ऑफलाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बना रहा है, दम से बैठ के बना रहा है, क्योंकि एक ही बनाना है, एक ही सेट बनाना है। तो इसमें क्या रहेगा, असर्शन रीजन ज़्यादा रहेगा, वन लाइनर कम रहेगा। इस बार के एग्जाम में आपका वन लाइनर क्वेश्चन कम रहेगा, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। इसलिए जितने सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है उसी पर आप प्रैक्टिस करें। समझे। ले वायगोत्स्की, लेकिन बेसिक इसको जानना जरूरी है ना, बेसिक नहीं जानिएगा तो काटिएगा कैसे। ले वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। अब समझिए, भाषा। ले वायगोत्स्की का भाषा है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। क्या बदलाव जरूरी है। रचनात्मक मूल्यांकन से जो योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। निगमन से आगमन विधि 70 का। कैसे। एक क्यों नहीं होगा। रचनात्मक से मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, यानी कहने का मतलब क्या है, ये आकलन की मूल्यांकन की बात कर रहा। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, व्याख्यान विधि से खोजी अधिगम की ओर होता तो चल सकता था, खोजी अधिगम से नीचे की ओर जाएगा, खत्म हो गया। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत, तो ये भी मानकीकृत आ गया, खत्म हो गया। इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। कंठस्थ स्मरण, यानी नियम पहले बच्चा, नियम पहले, परिभाषा पहले बच्चा क्या करेगा, रट लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्रिया आधारित काम करेगा। हम जानेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तभी ना हम उसके एग्जाम्पल को हम अपने में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यही ऑप्शन होगा बाल केंद्रित बनाने के लिए। चलिए, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या है। हाँ, यही है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को विविध स्तर पर निहित करता है। जनरली 8 है। नंबर में क्या लिखा है, आध्यात्मिक बुद्धि, हावर्ड गार्डनर। आइए असर्शन रीजन। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी बाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को क्या करेगा, सुसाधित करता है। ये क्या है, सही है। इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें क्या था, रीजन गलत था। चलिए, एक अध्यापक का प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है।
यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन और लड़के सिर्फ फुटबॉल। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनका मदद करने के अवसर मिले। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने मिले। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने। बढ़िया से पढ़िए। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? तो प्रभावहीन कैसे बनाएगी? खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन और लड़के सिर्फ फुटबॉल, तो ये क्या हो रहा, कर ही रहा है। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने की, उनकी मदद करने के अवसर मिले। फर्नीचर इधर उधर खत्म हो गया। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में क्या करेंगे, भाग लेने। ऐसे डोमेस्टिक साइंस कौन लेती है? लड़कियां लेती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, सब लोग लेते हैं। जनरली लड़के लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं, लड़कियां लोग गृह विज्ञान लेती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, डोमेस्टिक साइंस भी लड़के लोग लेते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान की जाए। क्या की जाए? प्रचार। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण गलत है। अध्यापका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु गलत है। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। और चौथा में क्या है, यहाँ समझिए, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो 3 और 4 क्या होगा, हो जाएगा। जब तक पूरे ऑप्शन को नहीं देखिए तब तक जल्दी से धक दिया नहीं मारिए। लेकिन दिक्कत ऑप्शन देख कर के रंगिए। एक संरचनावादी कक्षा अध्यापिका किस पर जोर देती है? रचनात्मक मूल्यांकन पे। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। हाँ, निष्कासन तो कहने का मतलब क्या है, अलग। तो कौन सा आंसर होगा? प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता, क्या होगा? एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करनी चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा इस्तेमाल करना। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय करना। तो ये तो खत्म हो गया दम से, समझ गया। उसके बाद आप आइए, अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों को कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। ये भी गलत, खत्म हो गया। कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। 2 और 3 में कौन होगा? समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा इस्तेमाल करना। सामाजिक आर्थिक परिवेश में विद्यार्थी आते एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? और तीसरा है प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। तो अलगाव तो गलत हो गया ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। हाँ, कमतर अपेक्षाएं। हाँ, कमतर अपेक्षाएं थोड़ी होगा, खत्म हो गया। कमतर मीन्स कम। तो साइकोलॉजिकल वर्ड कभी भी इजी नहीं होता है, एक बात जान लीजिए। साइकोलॉजिकल वर्ड कभी भी इजी नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना है? अब दृष्टिबाधित के लिए क्या करेंगे? अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग। विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करेंगे। दिखाए जा रहे वीडियो में उपशीर्षक देंगे। क्या होगा? सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। दृष्टिबाधित आइए, ध्यान भाव एवं अतिक्रिया, ADHD, ध्यान भाव, ध्यान अभाव हुआ है। ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो ADHD का बच्चा है, इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए?
परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, गैर लचीली विधि दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करना चाहिए। एडीएचडी वाले बच्चे को पठन वैफल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है, किस क्षेत्र में करता है? लिखे विषय सामग्री शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में दूसरों को भाव लिखे। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? कौन होगा? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। व्यवहारवादी मीन्स कि हम स्टिमुलस दिए, रिस्पॉन्स हुआ, अनुकरण करना, नकल करना, ये सब व्यवहारवादी है, तो खत्म हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तरीकों पर बल देती है। क्या बल देती है बताइए? इसे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। हाँ, सभी पर बल देगी। अनुभव वाला एक्सपीरियंसिव लर्निंग तो देगी ही देगी, वैज्ञानिक लर्निंग देगी ही देगी, डिजिटल लर्निंग देगी ही देगी, करके सीखने पर देगी ही देगी। चौथा ऑप्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन है उसको टिक लगा देना, उसमें सोचने नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन रहेगा तो टिक लगा दीजिए, तो ठीक है लगा दीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है। लेकिन क्यों हम लगाएंगे इसको? थोड़ा सा तो पढ़ लें, वेट तो कर लें। ठीक है, समय वहाँ नहीं रहता है। अब अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, चलिए क्वेश्चन को पढ़ें। सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर, यही तो आंसर लग रहा है। विद्यार्थियों के अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना, स्व आकलन समन्वित करके जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने, ये नहीं होगा, इसमें आंसर नहीं। चलिए, विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों को अर्जन को सुगम और सहज करना चाहिए। विद्यार्थियों के चिंतन के अभिसारी तरीकों का अवसर दे करके, ये भी ऑप्शन लग रहा है। विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य समय तालिका खत्म हो गया। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना, स्व आकलन समुन्नत कर करके, तो पहला और तीसरा में कौन सा आंसर होगा? हाँ, एक कन्वर्जेंट होगा, तो एक तरीके से सोचेगा तो होगा, खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो कौन होगा? तीसरा होगा, स्वयं से प्रश्न करेगा और सेल्फ असेसमेंट करेगा। हाँ, स्वयं से प्रश्न करना, मेटाकॉग्निशन, तो अपना जो चिंतन कर रहा है सही है गलत है उसका विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, तो ये क्या हो गया? प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना चाहिए। कलन विधि, इसी को करना चाहिए। ये क्या है? ओह सॉरी, ये तो कलन करेगा ही, समय अनुमान करेगा ही, अन्वेषण करेगा, अनुक्रिया इसी को करेगा, समझ गया? अनुक्रिया समुच्चय। जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते समय रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञात्मक भाग नहीं है? निष्क्रिय अनुकरण।
चलिए, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? भावनाओं और संज्ञान के बाद अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न से जानकारी ग्रहण करने का कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित। अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, तो खत्म हो गया। अधिगम तार्किकता अमूर्त संज्ञान के बारे में है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा, हाँ सही है। निराशा, यही तीसरा आंसर है, समझे। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए तो योग्यता, अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य नहीं, असहायता की सीखा हुआ भाव नहीं, प्रतियोगिता दृष्टिकोण नहीं, तो निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, निपुणता, दक्षता। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? सही बात है, कठोर रहेगा, लचीला रहेगा तभी ना कुछ करेगा। किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। गलत है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए